मैंने अपनी बीवी को पिछले 6 महीने से हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि आखिर ये होने वाला बच्चा है किसका। इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन चुपके से उसका डीएनए टेस्ट करवाया। फिर जो मेरे सामने आया उसे देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर ये बच्चा किसका है, आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। मेरा नाम मनोज है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छी सरकारी नौकरी पाली थी। कुछ साल पहले मेरी शादी कामना से हुई। कामना काफी समझदार लड़की थी, इसी वजह से उसने मेरे भांजे को अपने बेटे जैसा ही प्यार देकर बड़ा किया था। दरअसल मेरी बड़ी बहन अंजू और बहनोई राकेश एक बार किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी एक बड़े एक्सीडेंट में उन दोनों का देहांत हो गया। रोहन उस समय 2 साल का था। तभी से लेकर आज तक वो मेरे साथ ही रहता था। जब से कामना इस घर में आई थी उसने रोहन को पूरी तरह से संभाल लिया था। खैर कुछ दिन बाद रोहन का जन्मदिन आया। अब वो पूरे 18 साल का हो चुका था। पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल था। अच्छे से जन्मदिन मनाने के बाद हम लोग सोने चले गए। अगले दिन कुछ लड़के हमारे घर आए। दरअसल हमारे घर के ऊपर के मकान को हम अक्सर किराए पर देते रहते हैं, क्योंकि हम तो घर में केवल 3 सदस्य थे और हम तीनों को नीचे के मकान काफी थे। इसीलिए ऊपर के मकान को किराए पर देना शुरू कर दिया ताकि घर में कुछ कमाई अलग से होने लगे। वो लड़के कहने लगे कि भाई साहब, हम लोग इस शहर में नए हैं, पास के ही कॉलेज में दाखिला लिया है, इसलिए रहने के लिए मकान तलाश रहे थे। तभी आपके मकान के बाहर आपका बोर्ड लगा हुआ देखा जिसमें आपके किराए हेतु लिखा था। हम लोग खुश हो गए क्योंकि काफी दिनों से कोई किराएदार नहीं आए थे। मैंने उन लोगों को ऊपर का मकान दिखाया और साफ सफाई करने के बाद सामान रखवा दिया। खैर कुछ दिन बाद ऑफिस में बैठा था, तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो। मैंने कहा बोलना। तुम्हारी बात का कैसा बुरा मानना। वो बोला कि यार कॉलेज के लड़कों को किराए पर मकान देना ठीक नहीं है। अलग अलग घर होता है तब तो चल जाता, लेकिन जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में ऐसे जवान लड़कों को रखना मुझे तो नहीं भाता। बाकी यार तुम देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। मैंने उससे कहा कि क्या बोल रहे हो तुम, आखिर हर्ज ही क्या है उन लोगों को किराए पर रखने से। मेरा दोस्त बहुत ही गहराई से बोला कि देख, भाभी घर पर अकेली रहती है, अगर बड़े लोग किराएदार होते तो भी चल जाता, लेकिन ये जवान लड़के कॉलेज में पढ़ने वाले, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं होता यार। तभी मैं हंसने लगा और उससे कहने लगा, तू बेवजह अपना दिमाग दूसरी तरफ चला रहा है। अरे भाई, वो लोग कॉलेज चले जाते हैं और जिस समय कॉलेज से आते हैं उस समय तक तो मैं भी घर पर चला जाता हूँ, और रविवार के दिन तो वो लोग घर पर होते हैं तो मैं भी घर पर होता हूँ ना। और वैसे भी रोहन घर पर ही रहता है, वो बच्चा नहीं है, जवान हो चुका है, अपनी मामी के पास ही रहता है पूरा दिन। इसलिए तू फिक्र मत कर यार, अपने दिमाग को काम में लगा। इस तरह कुछ देर का आपस में सलाह मशवरा करते हुए हम अपने अपने काम में लग गए। लेकिन मैंने अपने दोस्त को तो जैसे तैसे जवाब दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातें मेरे मन में घर कर गई थी। मुझे भी फिक्र होने लगी थी कि कामना घर में अकेली रहती है। मैंने शाम को घर जाते ही सबसे पहले रोहन के पास जाकर कहा कि देखो बेटा, जब तक वो किराएदार घर पर हैं तुम घर से बाहर मत जाना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। रोहन बोला, हाँ जी मामा जी, मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मामी के पास ही रहूंगा। अब जब रोहन को सब समझा दिया तब मेरी जान में जान आई और मैंने चैन की सांस ली। रात को सोते समय कामना ने भी पूछ लिया कि आज आप ऑफिस से आते ही रोहन के पास क्यों गए थे, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस उसे कुछ किताब मैंने ला कर दी थी, वही देने गया था। मैंने कामना से सच बात नहीं बोली क्योंकि वो मुझे कहीं गलत ना समझे कि मैं उस पर शक करता हूँ। तभी रोहन को उसके आसपास रहने का बोलकर आया हूँ। खैर कुछ देर बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने आपस में बातचीत की और सो गए। दूसरे दिन सवेरे ही वो किराएदार कहीं जा रहे थे। मैंने बाहर जाकर पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो आप लोग। तभी उनमें से एक लड़का बोला कि कॉलेज से 2 दिन का टूर जा रहा है, उसमें हम लोग भी जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, वैसे आप लोग को आए हुए महीना हो चुका है तो किराया दे देते। वो लोग बोले कि भैया हम देने ही वाले थे, और उनमें से एक लड़के ने मुझे पैसे दे दिए। फिर वो लोग चले गए। ऐसे ही कुछ दिन निकले। अब तो वो लड़के भी वापस आ चुके थे। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तभी अचानक मेरे पेट से नीचे नीचे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। इतना दर्द कि सहन भी नहीं किया जा सकता था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे हॉस्पिटल ले जाना ठीक समझा। वहां जाकर हमने चेकअप करवाया और रिपोर्ट निकलवाई जिसमें लिखा था कि मेरे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है।
जिसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ देते हुए कहा कि आप हफ्ते हफ्ते चेकअप करवाते रहना और ये दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहना। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ महीने तक अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाओगे क्योंकि इन्फेक्शन को सही होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। फिर मैं घर आ गया और आकर सारी बात कामना को बताई। कामना ने चिंता जताते हुए कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं और कामना खुश हो गए। उसी दिन दोपहर के समय कामना को तेज बुखार हो गया और चक्कर भी आने लगे। पहले तो मैंने घर पर ही दवाइयाँ दी लेकिन उससे कोई सुधार नहीं हुआ। तब फिर मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही ठीक समझा। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि बधाई हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली है, 2 महीने से पेट से है। अब तो ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मैंने तो पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया था, फिर भी ये सब ऐसे कैसे हो गया। लेकिन इसी बीच मैंने देखा कि कामना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ये बच्चा हम दोनों ने मिलकर किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे बार बार कामना पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ। मुझे ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैंने हिम्मत करके कामना से कहा कि कामना, ये बच्चा किसका है। कामना मेरी तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोली कि ये क्या बोल रहे हो आप, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि पागल हो क्या तुम, पिछले 6 महीने से मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं और तुम ये कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है। कामना भी अब इस सोच में पड़ गई कि मैं इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था। तभी मैंने कामना से कहा कि क्या तुम्हारे साथ में कभी कोई जबरदस्ती हुई है। कामना अब गुस्से में आ गई थी और कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। मैं वहां से बाहर चला गया क्योंकि ज्यादा देर तक वहां रुकता तो बेवजह लड़ाई शुरू हो जाती। मुझे कामना पर विश्वास था लेकिन इस बात को भी नहीं ठुकरा सकता था कि आखिर कामना प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मुझे तो अब उन लड़कों पर शक होने लगा था कि शायद उन्होंने कुछ किया है और बदनामी के डर से कामना मुझसे झूठ बोल रही है। मैं आखिर किससे अपने मन की बात कहता। कौन था ऐसा जिससे मैं पूरी बातें कर मदद की उपेक्षा कर सकता था। मेरा दोस्त? नहीं, उसे नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो मेरा मजाक उड़ा देगा, क्योंकि उसने मुझे पहले ही सचेत किया था और कहा था कि मैं ऐसे जवान लड़कों को घर पे ना रखूं। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। खैर मैं घर आ गया और बिना खाना खाए ही सो गया। आज कामना ने भी मुझे खाना खाने को नहीं बोला। शायद वो भी मुझसे बहुत नाराज थी क्योंकि आज जो मैं उसे बोल रहा था वो ठीक नहीं था। लेकिन मैं भी गलत नहीं था, मैं अपनी जगह पूरी तरह से सही था क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जब से डॉक्टर ने मुझे संबंध बनाने से परहेज बताया था तब से मैं कामना को छूता तक नहीं था और उन बातों को पूरा 6 महीना बीत चुका था। इन 6 महीनों में मैंने कामना को उस नज़र से कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई और मुझे अंदर से ये बातें झकझोर कर रख रही थी। मैं सोच रहा था कि या तो कामना गलत है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है और गलत करने वाले ही सिर्फ वो लड़के ही थे क्योंकि उनके अलावा घर में था कौन। मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और सारी बात अपने दोस्त को बता दी। उसने पहले तो मुझे उल्हाना दिया कि मैंने कहा था ना कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने उससे कहा कि यार कोई तो उपाय होगा ये सब जानने का जिससे मुझे ये पता लग सके कि आखिर ये बच्चा किसका है। तभी वो कहने लगा कि सबसे पहले तो तू अपनी बीवी का फिर से चेकअप करवा। मैं उसकी बातें समझ नहीं रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। मैंने उससे कहा कि दोबारा चेकअप ये क्यों करवाना है। तभी वो कहने लगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि रिपोर्ट गलत आ जाती है, किसी और की रिपोर्ट किसी और के पास चली जाती है जिसकी वजह से लोगों में गलतफहमी पैदा हो जाती है और हो सकता है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट ना हो और रिपोर्ट गलती से फेरबदल हो गई हो। अब मुझे उसकी बात में दम लगा और मन को शांति देने लगी कि शायद हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश रिपोर्ट फेरबदल हो ताकि मेरे मन को शांति मिले। मैं जल्दी से घर गया और कामना से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। कामना अभी भी मुझसे नाराज थी। तभी वो गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोली कि क्यों, अब क्या करने जाना है हॉस्पिटल? क्या अभी भी तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने उसे प्यार से समझाया और कहा कि कामना, मैंने ऐसा कब कहा, बस हम लोग दोबारा चेकअप करवाने जा रहे हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। कामना के आंखों में आंसू आ चुके थे। वो कहने लगी कि मैंने पहली बार दुनिया का ऐसा बाप देखा है जो नहीं चाहता कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि कामना तुम मेरा विश्वास करो, मैंने पिछले 6 महीनों से तुम्हें छुआ तक नहीं है, फिर भी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जिसकी किसी भी औरत को भनक तक नहीं लगती और ऐसी बातें हो जाती हैं। इसीलिए तुम जल्दी से चलो, हम पहले तो डॉक्टर से ये कंफर्म करते हैं दोबारा रिपोर्ट्स करवा कर कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो सकता है हमारी रिपोर्ट में फेरबदल हो गई हो।
कामना तैयार हो गई और हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर हमने कामना का दोबारा से टेस्ट करवाया, लेकिन इस बार भी सेम रिपोर्ट आई और कामना प्रेग्नेंट निकली। मैं तो जैसे तैसे हौसले को खो बैठा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि कुछ तो जरूर है। मैं तो रह रहकर बार बार उन लड़कों पर ही शक किए जा रहा था कि उन्होंने कुछ किया होगा। मैंने कामना को घर छोड़ा और अपने दोस्त के पास चला गया और उसे सारी बात बताई। अब तो मेरा दोस्त भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त ने कहा कि जैसे तैसे तुम अपनी बीवी का डीएनए टेस्ट करवाओ, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं उन लड़कों का सैंपल कैसे लूं। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकल जाएं, तुम उनकी कंघी से बाल निकाल लेना और एक पॉलिथीन में डाल लेना। ऐसे ही अपनी बीवी का सैंपल लेना, साथ में खुद का भी लेना, जिससे तुम्हारा भी पता चल जाए। हो सकता है तुम्हें कुछ याद ना हो। मैंने ठीक ऐसा ही किया और उन लोगों के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो लोग कॉलेज के लिए निकल गए, मैं चुपके से उनके कमरे में गया और उन सबके कंघी से बाल निकाल लिए और कामना का भी सैंपल ले लिया और निकल गया सीधा हॉस्पिटल के लिए। वहां जाकर मैंने उन लड़कों का सैंपल और कामना का सैंपल मिलवाया और पता किया कि ये बच्चा किसका है, लेकिन रिपोर्ट में उनमें से किसी का भी बच्चा नहीं निकला। अब मेरे जी में जी आया कि हो सकता है ये बच्चा मेरा ही हो। मैं बेवजह इस उलझन में पड़ा हुआ था। मैंने अपना भी टेस्ट करवाया, लेकिन फिर उसमें भी यही निकला कि ये बच्चा मेरा भी नहीं था। अब तो बात ये आन पड़ी थी कि आखिर ये बच्चा है किसका। हम लोगों के अलावा तो कोई घर में था ही नहीं। अब तो मुझे पूरा शक कामना पर हो गया कि कहीं ना कहीं इसी का कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर ऊपर से शरीफ दिखने वाले लोग अंदर से इतने मासूम नहीं होते। मैंने ये सारी बातें अपने दोस्त को फोन करके बताई। मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है, हम कल मिलकर बात करते हैं। लेकिन रात को मेरे दोस्त का अचानक से फोन आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे भांजे को हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था, साथ में एक लड़की भी थी। अब तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। मैंने रोहन से पूछा कि तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे एक लड़की के साथ। रोहन मुझसे कहने लगा कि मामा जी, जब मैं कोचिंग से आ रहा था तो एक बेसहारा लड़की के पैर में चोट आ गई, जिसकी वजह से मैं उसे हॉस्पिटल दवाई दिलवाने के लिए ले गया। अब मुझे रोहन की बातों पर विश्वास हो गया था कि हो सकता है उसने भला काम किया हो। मैंने उसकी बातों को वहीं टाल दिया और अपनी ही उलझन में लग गया कि आखिर ये बच्चा है किसका। तभी मेरे दोस्त से दूसरे दिन मिलकर मैंने कहा कि यार, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, सब करके देख लिया। मेरे दोस्त ने कहा कि तुमने सबका तो सैंपल ले लिया है, यहाँ तक कि खुद का भी, लेकिन क्या तुमने अपने भांजे रोहन का सैंपल लिया? मुझे उसकी बातों में क्रोध आ गया और उसकी मैंने शर्ट को पकड़ लिया और कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, वो कामना के बेटे जैसा है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। उसने अपनी कॉलर को छुड़वाते हुए कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी फैमिली मैटर से। मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसका भी सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि रोहन जवानी में था और इस उम्र में बच्चा क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता। अब मुझे यकीन होने लगा था कि हो सकता है मेरा दोस्त सही कह रहा हो। मैंने जैसे तैसे रोहन का चुपके से सैंपल लिया और चला गया हॉस्पिटल। सीधा वहां जाकर जैसे ही मैंने रिपोर्ट निकलवाई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो सैंपल मेरे होने वाले बच्चे से मिल चुका था और उसका असली बाप रोहन था। अब तो मेरा घर लेना मुश्किल हो गया था। मैं मरे मरे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। मेरा तो दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मैंने कामना को सारी बात बताई। अब तो कामना का भी खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और मैंने जल्दी से रोहन को बाहर बुलाया। रिपोर्ट उसके मुंह पर मारते हुए मैंने कहा कि देख तेरी करतूत क्या है, इसीलिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे तूने अपनी माँ जैसी मामी को भी नहीं बख्शा, इतना हैवान कैसे हो गया तू रोहन। रोहन रोते हुए मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगा, मामा जी मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं जब अपने दोस्तों के साथ जाता था तो वो मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाते थे, जिसकी वजह से मैं उत्तेजित हो उठा। अब मैं करता भी तो क्या करता। और जब मैंने आप दोनों की कमरे में बात सुनी कि आपको 6 महीने तक मामी से दूर रहना है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और आप दोनों के दूध में नशीली दवाई मिला दी। जैसे ही आप लोग नशे की दवा पीकर सो गए तो मैं मामी को उठाकर अपने कमरे में ले आया। वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में थी। मैं रोजाना उसके साथ ऐसा करने लगा। अब तो मैं और कामना खुद को कोस रहे थे कि हमने किस आस्तीन के सांप को पाल रखा था। जिस लड़के को हमने अपने बेटे समान पाला, अपने बेटे समान प्यार दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ख्याल रखा, उसी ने हमारे साथ धोखा किया था। हम बार बार दीदी से माफी मांग रहे थे कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे बेटे को अब नहीं रख सकते। इसी तरह हमने रोहन को घर से निकाल दिया। अब पूरी जिंदगी हम रोहन को माफ नहीं कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।